आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में आ भी चुके हैं। इसमें लो लेवल क्वेश्चन भी है, हार्ड लेवल क्वेश्चन भी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको वैकेंसी के फॉर्म जो है वो कब ओपन होंगे, कब आप फॉर्म भर सकते हैं और नॉन टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल पार्ट सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल काउंट इज़ हाई इन। न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो किस कंडीशन में जो है बढ़ जाता है? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें तो ये एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये आंसर आएगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल जो है WBC का पार्ट है। जब न्यूट्रोफिल बढ़ता है वो इसी कारण से बढ़ता है कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में कहीं पर भी, तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले बढ़ता है। वहीं अगर हम इयोसिनोफिल की बात करें तो वो जो है पैरासाइट में बढ़ता है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वो भी WBC का ही पार्ट है, लेकिन वो बढ़ता है जब वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है। तो ये जो WBC के पार्ट है वो अलग अलग कंडीशन में बढ़े हुए दिखाई देते हैं। और एलर्जी में जो है वो जब एलर्जी हो जाती है बॉडी में तो उसके अंदर इयोसिनोफिल और बेसोफिल दोनों बढ़ जाते हैं। बेसोफिल वहीं हिस्टामाइन जो है वो एलर्जी के दौरान रिलीज करता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आप सभी को पता है कि भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया इसमें हो सकता है। मतलब सेल RBC का जो सेल का जो साइज़ है वो बहुत मतलब छोटा हो जाता है नॉर्मल साइज से। वहीं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात करेंगे तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर RBC का साइज़ बढ़ जाता है। ये विटामिन B9 और B12 की वजह से ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमें न्यूट्रोफिल RBC का साइज़ तो बड़ा हुआ दिखेगा ही, न्यूट्रोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी मल्टीपल हमें दिखाई दे सकता है। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो HbA12 इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 अल्फा चेन। ये हम बिल्कुल भी सबसे पहले ये कट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी हीमोग्लोबिन है वो 3 तो लेगा ही नहीं, चेन में 2 होगा। तो पहला ऑप्शन वैसे कट कर दिया। दूसरा 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, तो इसको भी अपन कट कर सकते हैं, क्योंकि 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन जो होती है वो HbA1 में होती है। हमसे पूछा गया है HbA2 में। तो तीसरा है 2 अल्फा चेन एंड 2 डेल्टा चेन। तो ये राइट आंसर रहेगा, क्योंकि HbA12 जो है 2 अल्फा चेन रखता है और 2 डेल्टा चेन रखता है। वहीं चौथा पांचवा भी 3 दे रखा है चेन्स में, तो इनको कट ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें पूछ रखा है, द मेन Hb फाउंड इन अडल्ट इज। यही कि भी अडल्ट होते हैं उनमें कौन सी फॉर्म है जो है वो पाई जाती है हीमोग्लोबिन की। तो HbA1, HbA2, HbF। तो HbA1 जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाया जाता है। HbA2 और HbF की ये क्वालिटी है कि ये HbF क्या करता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा बाइंड करता है। मतलब HbA1 अडल्ट में होता है, लेकिन HbF जो है वो बच्चों में होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे जब अपन HbA1 और HbF का कंपेयर करते हैं अडल्ट के अंदर, तो HbF जो है वो बहुत कम पाया जाता है। अगर HbF ज़्यादा मात्रा में है अडल्ट के अंदर तो वो अबनॉर्मल है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज बाई। तो मलेरिया पैरासाइट को अगर हम ब्लड फिल्म के अंदर डिटेक्ट कर रहे हैं तो ब्लड फिल्म हमें थिक बनानी पड़ेगी, ताकि मलेरिया पैरासाइट को अच्छे से देखा जा सके। थिक ब्लड फिल्म कैसे बनाएंगे? अगर हम नॉर्मल ब्लड फिल्म बना रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल रखते हैं दोनों स्लाइड और नॉर्मल ब्लड फिल्म बनाते हैं तो स्प्रेडर और स्लाइड्स के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का रखते हैं। लेकिन जब हमें थिक ब्लड फिल्म बनानी है
तो उस एंगल को छोटा करके 30 डिग्री सेल्सियस पे ला के हम थिक ब्लड फिल्म बना सकते हैं। थिक, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि थिक ब्लड फिल्म बनाने के लिए हमें कितना एंगल रखना पड़ता है, तो वो 30 डिग्री सेल्सियस जो है एंगल रहता है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ल्यूकोसाइट दैट इन्वॉल्व इन अडेप्टिव एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। तो ल्यूकोसाइट दैट इन्वॉल्व इन अडेप्टिव एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो इसका राइट आंसर है वो लिम्फोसाइट्स रहने वाला है। लिम्फोसाइट्स जो है वो टी सेल, जैसे आपको पता है कि भी टी सेल, बी सेल जो है वो इसी से बनती है, और अडेप्टिव और एक्वायर्ड में ये सब रोल अपना अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टेज पे अपना अपना रोल निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो लिम्फोसाइट से रहने वाला है। और अब यहाँ पे पांच टाइप होते हैं WBC के ल्यूकोसाइट्स के, तो ये पांचों टाइप यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें से लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। वहीं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल की बात करें तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स है, ये 3 होते हैं और ये 2 होते हैं। वहीं जैसा कि मैंने बताया था कि अगर लिम्फोसाइट्स बढ़ा हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन होएगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होएगा, मोनोसाइट्स और जो ये मोनोसाइट्स तो मास्ट डिग्रेशन का काम करवाता है, और बेसोफिल और इयोसिनोफिल जो है वो एलर्जी में बढ़ते हैं दोनों ही। बेसोफिल हिस्टामाइन रिलीज करवाता है और इयोसिनोफिल जो है वो पैरासाइट्स में भी बढ़ता है और एलर्जी में भी अपना योगदान देता है। इसका राइट आंसर 5वें का जो है वो लिम्फोसाइट रहने वाला है। और अब नॉर्मल रेंज ऑफ ल्यूकोसाइट की नॉर्मल रेंज क्या रहने वाली है, तो ये इसकी जो तो इसका राइट आंसर जो है वो 4 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो 4 से 11 इसकी ल्यूकोसाइट्स की नॉर्मल रेंज रहती है। रेटिकुलोसाइट्स इज इमेच्योर। रेटिकुलोसाइट्स क्या है ये पूछा गया है। इमेच्योर आरबीसी है, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी है या इमेच्योर प्लेटलेट्स है। तो रेटिकुलोसाइट्स जो है वो इमेच्योर आरबीसी है। इसका राइट आंसर आरबीसी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ल्यूकोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी ल्यूकोसाइट्स का कौन सा पार्ट जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। तो टी लिम्फोसाइट्स जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी है। वहीं अगर ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए बोला जाता, हमें पूछा जाता, तो ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए बी लिम्फोसाइट्स होता। तो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट्स राइट आंसर है। मलेरिया इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाई। मलेरिया इन्फेक्शन जो है वो किससे ट्रांसमिट होता है। मेल एनोफिलेज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलेज मॉस्क्यूटो। तो ये तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा, फीमेल एनोफिलेज मॉस्क्यूटो से मलेरिया इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिटेड होता है। 1 स्टेज प्रोथ्रोम्बिन टाइम यूज्ड टू डिटेक्ट डिसऑर्डर इन। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो किसके लिए हम करते हैं, तो एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे फैक्टर्स या इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे के लिए अपन करते हैं। वहीं APTT की बात करें तो वो होता है इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे के लिए। अगर हम सारा कोगुलेशन कैस्केड के लिए कोई टेस्ट करते हैं तो वो होता है क्लोटिंग टाइम टेस्ट जो है वो फुल जो सभी कोगुलेशन टेस्ट के लिए होता है। ब्लीडिंग टाइम जो है वो अपन प्लेटलेट फंक्शन के लिए करते हैं, और इसमें ये कोगुलेशन वाला कुछ काफ़ी बड़ा पार्ट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके अंदर, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना नोट्स वगैरह से भी। थ्रोम्बिन टाइम इज एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे, इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे, या फिर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू फाइब्रिनोजेन इन एडिशन ऑफ थ्रोम्बिन। तो इसका राइट आंसर जो है वो द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू फाइब्रिनोजेन इन एडिशन ऑफ थ्रोम्बिन के लिए
थ्रोम्बिन टाइम अपन टेस्ट करते हैं। जैसा एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक के लिए मैंने बता दिया, प्रोथ्रोम्बिन और एपीटीटी टेस्ट होता है दोनों के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है मोस्ट सेवर मलेरिया इन्फेक्शन कोज्ड बाई सीरियस जो है वो सीरियस मलेरिया जो है वो कौन सा मलेरिया है जो इसमें ये पूछा गया कि जो मलेरिया सीरियस मलेरिया है वो कौन सा इसमें से स्पीसीज जो है वो कोज करती है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफ्रम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम विवेक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए रहने वाला है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफ्रम जो है वो सीरियस मलेरिया कोज करता है। हालांकि ये सारे ही जो है मलेरिया कोज कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट सेवर मलेरिया पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर प्लाज्मोडियम फेल्सीफ्रम रहने वाला है। ल्यूकोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स टू पैरासाइटिक एंड एलर्जिक इन्फेक्शन। ये पैरासाइट एंड एलर्जिक रिएक्शन के लिए मैंने पीछे भी आपको बताया था, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। तो हालांकि इसका जो राइट आंसर जो है वो इयोसिनोफिल रहने वाला है, जो कि एलर्जी में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन दोनों में बढ़ जाता है। बाकी ऑप्शंस मैंने ऊपर आपको बता दिए थे, तो शायद ही आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, विद रोमेनो वेस्की स्टेन 2 to 5 lobes and given violet और पिंकिश ग्रेन्यूल। तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर जो है वो न्यूट्रोफिल रहने वाला है। 2 to 5 लोब्स जो है वो न्यूट्रोफिल में होता है, जो कि वियोलेट और पिंकिश ग्रेन्यूल्स भी शो करता है। अगला क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स इज इल्यूएटेड इन वायरल इन्फेक्शन, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन ऑफ द अबव। तो ये चारों ऑप्शन मैंने ऊपर भी बता दिए थे, और इसका राइट आंसर जो है वो वायरल इन्फेक्शन रहने वाला है। वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स जो है वो बढ़ जाता है। तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से आज मैं 15 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी के क्वेश्चन भी है मेरे पास, वो मैं कल की क्लास में आपको बताऊँगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।